हेलो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के बारे में। और उसमें जो हमारी अनुसूची हैं, आर्टिकल हैं, उसके हम 166 से 250 अनुच्छेद तक, मतलब 166 से टू 250 तक हम संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बगैर देरी करते चलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 266 से आर्टिकल 166 से और आर्टिकल 255 तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 166। आर्टिकल 166 में भारत सरकार के कार्य का संचालन, राज्य सरकार की कार्य का संचालन दिया हुआ है कि जो भारत की राज्य सरकारें होती हैं उनको क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे सरकार चलानी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 166 में बताया गया है। अब आर्टिकल 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं कि दोस्तों 167 में कि आर्टिकल जो मुख्यमंत्री होंगे वो कब राज्यपाल को, भारत के राज्यपाल को कब जानकारी देंगे और मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों को बताएंगे कि हमारा क्या क्या काम है। 168 में दोस्तों राज्यों के विधानमंडलों का गठन, राज्यों में जो विधानमंडल बनाई जाती हैं उनके गठनों के बारे में बात की है। 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन, विधान परिषदों। अब 168 में हो गया विधानमंडलों की बात और 169 में हो गया विधान परिषदों का बनाना यानी सर्जन करना, यानी कि उनके लिए एक तरह से अलग से नया उत्पादन या हम कह सकते हैं उसका प्रोडक्शन करना, मतलब उनको बनाना। ठीक है। 167 में विधानसभाओं की संरचना है कि विधानसभाओं की संरचना कैसी होगी। 171 में विधान परिषदों की संरचना है। देखो एक चीज़ आप देख रहे हो कि 169 168 विधानमंडल हो गया, 169 विधान परिषद की बनाने की बात हो गई, 168 में विधानमंडलों को बनाना। अब उसी की तरह 167 में 170 में विधान सभाओं की संरचनाएं हो गई और 171 में विधान परिषदों की संरचना हो गई। फिर 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, मतलब कि एक विधानमंडल की अवधि कितने समय तक की होगी। और उसी तरह 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, मतलब कि जो विधानमंडल के सदस्य होंगे, राज्य के जो विधानमंडल के सदस्य होंगे उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या क्या उनको अर्हताएँ, सुविधाएँ दी जाएंगी। 174 में दोस्तों राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसन और विघटन की बात करी है। 175 में सदन और सदनों में जो अभिभाषण, मतलब जो बातें कही जाती हैं का संदेश और उनको भेजने का अधिकार राज्यपाल का अधिकार, मतलब कि जो सदन में बात हुई है उसको राज्यपाल का अधिकार है उसको संदेश भेजने के लिए। फिर 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, मतलब 167 में 76 में क्या है कि राज्यपाल जो है वो अपना अभिभाषण दे सकता है विशेष, मतलब जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक ठाक हो, विशेष अभिभाषण उसे बोलने की शक्ति 176 में है। 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, मतलब जो सदन में होते हैं उसमें मंत्रियों को के क्या अधिकार हैं, महाधिवक्ता के क्या अधिकार हैं, उनके बारे में बताया गया है। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाने की बात की गई है कि किस तरह से उपाध्यक्ष का पद जो होगा वो खाली हो जाए, फिर या वो किस तरह से उसको अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, मतलब खुद से हटना चाहता है रिजाइन दे सकता है, या पद से हटाया जाना कि हम जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं विधानसभा के उनको किस प्रकार से हटा सकते हैं। ठीक है। तो क्या क्या बातें हो गई। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के किस तरह पद खाली होगा,
किस तरह वो अपने रिजाइन दे सकता है, अपने पद से हट सकता है, या पद से उसको किस तरह हटाया जाता है, ये 179 में। अब 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अब जैसे विधानसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उस पर काम करेगा। अब वो कैसे काम करेगा या कोई और व्यक्ति कैसे काम करेगा, उसकी शक्ति बताएगी इसमें। एक 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। दोस्तों क्या होता है पीठासीन? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कोई पद है तो उन्हें लगता है कि ये गलत है, तो उस पर उसको हटाने के लिए विचाराधीन विचार होते हैं, विचार चलते हैं विधानसभा में। फिर उसके ऊपर कोई ऐसा जज टाइप का कोई अधिकारी नहीं होता है कि उसको हटाया जाए। पीठासीन न होना। विधान परिषद और सभापति और उपसभापति। विधान 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। 183 की बात करते हैं। आर्टिकल जो 183 है उसमें सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र या पद से हटाया जाना। अब एक चीज देखिए 179 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हम किसको हटा रहे थे? 179 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और को पद से रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से कैसे हटाया जाएगा उसके बारे में बात की गई। और ऐसे ही 183 में क्या हुआ? सभापति को, उपसभापति को कैसे विधानसभा से हटाना है या रिक्त पद उसका खाली है या वो कैसे त्याग पत्र दे सकता है, ये चीज़ें दी हुई है। दोस्तों ध्यान से पढ़ना। 184 में सभापति के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। सभापति के कार्य के रूप में कार्य करने और उपसभापति के रूप में अन्य शक्ति। अब ये देखो 179 से क्या और 181 तक जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके? विधानसभा के। और 182 से क्या होता है? विधान परिषद। ठीक है। फिर 184 की बात करते हैं। 184 हो गया। 185 की बात करते हैं। आर्टिकल 185 में क्या है? जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होता है, विचार बनता है, तो उस पर भी पीठासीन ना होना। फिर 186 की बात कर लें। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई। 186 में क्या किया गया है? आर्टिकल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति, मतलब कि विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति होते हैं, उनको कितना वेतन देना है, कितना उनको भत्ता मिलेगा, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 186 में बात की गई है। अब 187 क्या है? राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। दोस्तों हर चीज़ का एक सचिवालय होता है, अपना मुख्यालय होता है उसको। तो 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बात की गई है। 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। दोस्तों 188 में क्या क्या है? 188 में उपसभापति किसके? विधान परिषद और विधानमंडल के जो सदस्य होंगे वो किस तरह से शपथ लेंगे और उनको क्या बोलना है उसके बारे में, प्रतिज्ञान के उसके बारे में बताया जाता है। 189 में दोस्तों क्या होता है? सदनों में मतदान, रिक्त के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गर्भपूर्ति। दोस्तों 189 में क्या है कि जब कोई सदन खाली है और रिक्त स्थानों के होते हुए भी उसमें कोई, दोस्तों 189 में क्या दिया गया है कि सदन है जो विधानसभा या विधान परिषद है, तो उसमें अगर मतदान किस तरह से होगा और अगर कोई भी पद खाली है तब भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, उसमें काम होगा, लेकिन किस तरह से होगा और उसमें जो सदस्य नहीं है उसकी किस तरह से पूर्ति की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। 190 में रिक्त स्थानों का होना, स्थानों का रिक्त होना। 190 में क्या बताया गया है कि रिक्त स्थान कि विधान परिषद या विधानमंडल में स्थान कैसे खाली
हो जाते हैं, कैसे खाली करा जाता है। फिर आता है 191 में सदस्यता के लिए निर्भरताएं, कि उस जो सदस्यता चाहिए अगर विधान परिषद और विधानसभा में, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक सदस्य के पास जो विधानसभा या विधान परिषद में वो शामिल हो सकता है। फिर 191 हो गया। 192 आर्टिकल 192 में क्या है कि सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। 192 में क्या है दोस्तों, सदस्यों की जो निर्भरताएं होती हैं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय होता है। 193 में क्या है, अनुच्छेद 188 के अधीन, जो अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 188 में क्या, शपथ लेने या प्रतिज्ञा लेने से पहले आहिर्त ना होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने या मत देने की शास्ति शास्ति। अब क्या है कि जब 188 में जो शपथ लेने या प्रतिज्ञा लेने से आहिर्त होना होते हैं या निर्हित किए जाते हैं, उनको भी क्या शक्ति है कि किस तरह से वो शामिल होंगे। अब 194 में क्या है, विधानमंडलों के सदनों तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां और उनके विशेषाधिकार। ठीक है। 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात होगी विधानमंडलों के, ठीक है, किसके, विधानमंडलों के। फिर 196 में विधेयकों के पूरा स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। फिर 197 में धन विधेयकों को से विभिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्वर्धन। 198 में क्या है दोस्तों, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 में धन विधेयकों की परिभाषा। 200 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति। 201 में क्या है, विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, कि पूरे साल में जो कितना खर्चा, कितना कहाँ व्यय हुआ, कितना आया कितना गया, उसका पूरे एक साल का बजट। 202 मतलब 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताना है। 203 में विधानमंडलों में प्राकलनों से संबंध में प्रक्रिया बताई गई है। 204 में विनियोग विधेयक। 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 में लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान और आपदा अनुदान। ठीक है, लेखा अनुदान और प्रत्यय अनुदान और आपदा अनुदान। 207 में वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध। 208 आर्टिकल 208 में प्रक्रिया के नियम, कि ये सारी प्रक्रिया किस टाइप से होगी, किसको क्या बनाना है, किसको क्या बनेगा, क्या कैसे इसमें सदस्य आएंगे, ये सारी चीज़ें 208 में। 209 में राज्य के विधानमंडल के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम। 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्वर्धन है। 212 में विधानमंडलों द्वारा विधानमंडल के कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 213 में विधानमंडल के शांति काल में अध्यादेश प्रकृति करने की राज्यपाल की शक्ति। 204 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। दोस्तों एक ये इम्पोर्टेंट है 2140, ठीक है, 2114 मतलब 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, कि राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय होंगे उसकी बात की गई है। फिर 215 में उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय होना। 260 में उच्च न्यायालयों का गठन। एक दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि उच्च न्यायालयों का गठन किस प्रकार से होता है दोस्तों, वो किसमें है, 260 में। किसमें, 216 में। फिर 217 में उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति, जो उच्च न्यायालय होंगे उनके लिए न्यायाधीश कैसे नियुक्त होंगे और उनके पद की शर्तें क्या क्या होंगी। फिर 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके जो आदेश होंगे, उसको जो नियम होंगे वो उच्च न्यायालयों पर भी लागू होंगे। ये 218 में बताया गया है। अब 219 में क्या है, उच्च न्यायालयों के
न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो किस तरह से शपथ लेंगे, किस तरह से वो क्या करेंगे, प्रतिज्ञान होगा उनका। ठीक है, उसके बाद आते हैं 220। 220 आर्टिकल में क्या है, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्वर्धन। विधि व्यवसाय मतलब वो किसी तरह का व्यवसाय नहीं कर सकता है स्थायी न्यायाधीश अगर वो हो गया तो। जो 2021 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात की गई है। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, मतलब कि 222 में क्या है कि किसी भी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किस तरह जाएगा, वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, उसके बारे में बताया गया। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। दोस्तों इसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 का में या 24A में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय में जब बैठकें होंगी तो जो न्यायाधीश सेवा कर चुके हैं, उच्च न्यायाधीश के पद से हट चुके हैं, अब मतलब रिटायर हो गए हैं, रिजर्वेशन हो गया है उनका, उनको कैसे जो है उनकी नियुक्ति कैसे होगी उसमें। आर्टिकल 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, जो ज़्यादा उच्च न्यायालय विद्यमान जो होते हैं उच्च न्यायालयों की अधिकारिता दी हुई है। 226 में कुछ रिट निकलने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय को कुछ रिट निकालनी होती है, मतलब कुछ लॉ रूल्स निकालने होते हैं, तो वो उच्च न्यायालय को की शक्ति दी गई है। 226 का जो है दोस्तों निरसन है। फिर 227 226 इनकम्प्लीट इम्पिटी। फिर 227 सभी न्यायालयों में अधीक्षण के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 में कुछ मामलों के उच्च न्यायालय के अंतरण। फिर 228 का निरसन है दोस्तों। फिर 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय की बात है। ठीक है, कि उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा उनका व्यय क्या होगा। फिर 230 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसके संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार। फिर 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना। दोस्तों कई राज्यों में ऐसा है कि दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, तो उसको किस तरह से बनाना है, कौन कौन से राज्यों को जोड़ना है, या कितने दूरी पर या कितनी पॉपुलेशन पर एक उच्च न्यायालय होगा, उसकी 231 में दिया हुआ है कि किस तरह से दो राज्यों के लिए स्थापना की जाएगी। 233 इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का विधि मान्यकरण। मतलब ऐसा 233 में क्या है कि अगर जिला न्यायाधीश जो है वो कोई निर्णय ले लेगा तो वो उसका निर्णय कैसे मान्य होगा, क्या मान्य होगा, बदल सकता है नहीं बदल सकता, वो 2033 में। ठीक है, फिर 234 में क्या है, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों में भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, और भी न्यायाधीशों के अलावा किस तरह से उच्च न्यायालय में जिला न्यायाधीशों में उनकी भर्ती होगी, क्या क्या पोस्ट होंगी, उसके बारे में। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जो छोटे न्यायालय हैं उन पर किस तरह से न्यायालयों पर नियंत्रण होगा। 236 जो है वो निर्वाचन है। 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। 238 जो है खाली है एम्प्टी। 239 कुछ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। फिर 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषद या दोनों का सदनों का सृजन। ठीक है, 239 का में दिल्ली के संबंध में, जो हमारे देश की राजधानी है, उसके संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, 239 का ये संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने, संविधान के द्वारा रूल बनाए गए हैं उनको विफल हो जाने, यानी कि जो गलत हो गए हैं, उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उसकी दिशा में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें
239 का खामें दी हुई हैं। 239 का खामें विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश होता है प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति, किस तरह से अध्यादेश जारी होगा, किस तरह से, ठीक है। फिर 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। फिर 241 में संघ राज्य के लिए उच्च न्यायालय, राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 242 जो होगा दोस्तों खाली रहेगा। 243 उसमें परिभाषाएं दी हुई हैं। 243 का उसमें ग्राम सभा दी हुई है दोस्तों, ये चीज़ें देखना अब ये इम्पोर्टेंट है। 243 में परिभाषाएं दी हुई हैं, किस किस की परिभाषाएं दी हैं। 243 का में ग्राम सभा, 240 खा में पंचायतों का गठन, 240 गा में पंचायतों की संरचना, 243 घा में स्थानों का आरक्षण, 243 घा में स्थानों का आरक्षण, 243 अड़ा में पंचायतों की अवधि। अब उसके बाद फिर है 243 अड़ा में पंचायतों की अवधि। उसके बाद 243 चा में सदस्यता के लिए निर्भरता है, और 243 छा में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 झा में वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 वा में पंचायतों की लेखाओं के सापरीक्षा। 243 टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन, किस तरह से उनका निर्वाचन होगा। 243 ढा में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 अड़ा में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू नहीं होना। 243 अड़ा में विद्यमान विधियों की पंचायतों का बना रहना। 243 अड़ा में निर्वाचन शक्ति मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 240 में परिभाषाएं हैं। 243 में एक चीज़ देखो, अब पहले पंचायतों की बात हुई, अब तासे मतलब ठा तक पंचायतें, अब तार से परिभाषा किसकी है, नगर पालिकाओं की, नगर पालिका का गठन। 243 दा में नगर पालिकाओं की संरचना। 243 दा में वार्ड समितियों का गठन। 240 ना में स्थानों का आरक्षण। 243 पा में नगर पालिकाओं की अवधि आदि। 243 फा में सदस्यता के लिए निर्भरता है। 243 बा में नगर पालिकाओं आदि की शक्ति प्रक्रिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर 243 माह में वित्त आयोग में 243 या में नगर पालिकाओं की संरचना, इस तरह से दोस्तों। फिर आते हैं 244 का। 244 में क्या है, जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन दोस्तों, SC और ST का जो प्रशासन है, अनुसूचित क्षेत्र जैसे SC और ST के ये वाला 244, इसमें क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह का होगा। 244 का में असम में कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने के लिए एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करना। 245 में संसद द्वारा राज्यों या विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों पर विचार करना। 246 में संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना और 248 में अपशिष्ट विधि शक्तियाँ। 249 में राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के संसद की शक्ति। और 215 में आती है, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध शक्ति। ठीक है दोस्तों आज के हमने बात की आर्टिकल 250 तक। अब इसी के साथ हम आगे की बात करेंगे अगली वीडियो में, वीडियो लंबी होगी। इसी के साथ चलिए और आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।